हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। प्रदेश की भूपेश सरकार ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना बजट रख दिया। मुख्यमंत्री ने सदन में 1,04,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। आकार के हिसाब से प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा व्यापक बजट है। इसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा से लेकर गांव और रोजगार की बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पर फोकस है तो कृषि कारोबार को और आगे ले जाने की स्थिति दिखाई पड़ती। बजट में इस बार प्रदेशवासियों के लिए कोई नया टैक्स नहीं है। भूपेश सरकार का ये चौथा बजट कई मायनों में विशिष्ट दिखा, खास दिखा, अपनी लाइन को आगे बढ़ाने वाला दिखा, क्योंकि इसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ राहत और रियायतें दिखती हैं। लेकिन जिस घोषणा ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो है पुरानी पेंशन योजना की बहाली, जिसकी मांग कर्मचारी लंबे वक्त से कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पुरानी मांग पर विचार करते हुए एनपीएस योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा करता हूं। सदन में दोपहर करीब 12:30 बजे जब सीएम भूपेश बघेल ने बजट भाषण शुरू किया तो शुरुआत में ही उन्होंने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की। चुनाव से करीब 1.5 साल पहले भूपेश सरकार का ये बड़ा दांव मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। सदन में ऐलान का असर बाहर सड़क पर भी दिखा। कर्मचारी जश्न मनाते नजर आए। भूपेश सरकार ने होली से पहले राज्य के कर्मचारियों को तोहफा देने के साथ साथ राज्य में विकास को गति देने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत किया। इस दौरान सीएम ने हर वर्ग को रियायत देने की कोशिश की। प्रदेशवासियों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया तो सरकारी वकीलों के मानदेय में वृद्धि का ऐलान के साथ 6 नई तहसील बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बजट भाषण में कहा कि विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल को देश भर में पहचान मिली है। गांव केंद्रित अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने इस बार भी बजट में कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए बजट में 6,000 करोड़, गोठानों को औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने के लिए 600 करोड़, मुख्यमंत्री रेशम मिशन के लिए 4 करोड़ 53 लाख, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के लिए 2 करोड़, दुर्ग जिले में इंटीग्रेटेड पैक हाउस के लिए 24 करोड़, चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में सहायता राशि 6,000 से बढ़ाकर अब 7,000 रुपए कर दी गई है। भूपेश सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए भी खास फोकस किया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल की लोकप्रियता को देखते हुए हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा अब पीएससी और व्यापम परीक्षाओं में स्थानीय को परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए राज्य सरकार 136 धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स की स्थापना करेगी। सुकमा और जगरगुंडा में 30 बिस्तर वाला सामुदायिक केंद्र भी खोलेगी राज्य सरकार। वहीं मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इस बार के बजट में राज्य सरकार ने विधायक निधि 2 से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दी है। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर राज्य सरकार ने अपने बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ सौगात जरूर दी। खास तौर पर गाँव, गरीब और किसानों पर फोकस किया गया है ताकि इससे जुड़े लोगों का जीवन स्तर सुधर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो राहत, रियायत और सौगात, इस बजट से जुड़ी बहुत सारी उम्मीदें, खासतौर पर कर्मचारी वर्ग की खुशी। कर्मचारी जगत ने जिस तरह सेलिब्रेट करके अपना संदेश दिया, सरकार को ये बताने का प्रयास किया कि जो उनकी मांग थी उसको मानकर सरकार ने एक तरह से संवेदनशीलता दिखाई। दूसरी तरफ कोई नया कर नहीं होने से आम व्यक्ति को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इस वक्त जिस तरह उसके ऊपर चौतरफा वार है, उस समय में कोई नया टैक्स नहीं लगना अपने आप में एक बड़ी राहत है। तीसरा जो सबसे बड़ा सरकार का फोकस रहा है, किसान, गांव और ग्रामीण अर्थव्यवस्था,
इन तीनों को आगे बढ़ाने वाले दिशा में ये सरकार एक और कदम आगे चल रही है। जो प्रयोग सफल हुए उसके अगले स्टेप की तरफ जाती दिखाई पड़ रही। हमारे साथ इस बजट पर विश्लेषण करने के लिए, चर्चा करने के लिए डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी हैं, प्रदेश शासन के एक जिम्मेदार वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिव डहरिया साहब। जो बजट है वो विकासोन्मुखी होने के साथ साथ उम्मीदों को पूरा करने वाला बताया गया। सबसे बड़ा हाईलाइट जो यहां से बाहर से नजर आता है वो कर्मचारियों की मांग को पूरा करना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाना है। आप किस तरह से इसे देखते हैं और क्या इसके पीछे की मंशा पाते हैं? कर रहा हूं ना। आवाज नहीं आ रही मेरी तरफ। जी डहरिया साहब, मेरी आवाज अभी आपको मिल रही है? आपकी आवाज मेरे को मिल रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही शायद। जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। आप रखें अपनी बात, बजट के ऊपर आप अपनी बात रखें। इस बजट के पीछे मूल सोच, मूल भावना क्या है? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का विकास इस बजट का मूल भावना है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, 4 साल में जो बजट पेश हुआ इस साल का, वो सबसे अच्छा बजट है जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। खासकर हमारे किसानों का, हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों का, महिलाओं का, युवाओं के लिए जो योजनाएं और उनके लिए बजट का प्रावधान जिस तरह से किया गया है, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। और कर्मचारियों के लिए भी बहुत सारी सौगातें दी है। आप देख लीजिए, कर्मचारी लोग कई साल से मांग कर रहे थे कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन हमारे अधिकारी कर्मचारियों की बहाल कर दी है। और किसानों के लिए जो प्रावधान है उसमें हम 2500 रुपये उनको धान का राशि दे रहे हैं। इस साल 2540 रुपये मिल रहा है। आने वाले साल में 2700-2800 रुपये तक उनको धान की कीमत मिल सकती है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी बात है। और हमारे जो सुराज योजना है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, इस योजना के तहत गौठानों को एक औद्योगिक, छोटे मल्टी औद्योगिक केंद्र के रूप में हम उसको विकसित करेंगे महात्मा गांधी जी के नाम पे। और वहाँ छोटे कुटीर उद्योग और जो छोटी छोटी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन भी वहां से करेंगे। और वहां से जो उत्पाद मिलता है सी-मार्ट के आधार पर सरकार ही खरीदेगी और मार्केट में उसकी व्यवस्था करेगी। हमारी अभी गोबर खरीदी जो हो रही है गोधन न्याय योजना के तहत, उसका जो वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, हमारी सरकार गोबर खरीदी कर राशि दे रही है। उसके अलावा जो लाभांश मिल रहा है वो हमारी महिला समूह की बहनों को मिल रहा है। बाड़ी योजना में भी जो लाभांश है हमारी बहनों को मिल रहा है। तो वहां जो भी काम होंगे, मल्टी एक्टिविटी केंद्र जो बन रहा है, निश्चित रूप से उसका लाभ हमारे प्रदेश के किसानों के साथ जो काम करने वाले हैं उन लोगों को मिलेगा। और आप देख रहे हैं छुट्टे जानवर जो घूमते थे, आज गौठान बन जाने के कारण गौठानों में उनका रख रखाव होता है, उनको चारे की व्यवस्था भी वहां पे की गई है, गोबर खरीदी भी हो रही। तो एक बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। इसके अलावा भी हमारे प्रदेश में नगर निकाय क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात दी है। नगरीय क्षेत्र में हमारे जो स्वयं स्वास्थ्य योजना के तहत जो मोबाइल मेडिकल यूनिट चलते हैं, जिसमें डॉक्टर से लेके नर्स, फार्मासिस्ट, पैथोलॉजिस्ट सारे लोग एक बस में रहते हैं। वो पहले नगर निगमों में होता था, अब सारे नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में भी उसका विस्तार इस साल से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मितान योजना लाई जा रही है। मुख्यमंत्री मितान योजना में शहरी क्षेत्रों में जितने सरकारी सेवाएं हैं उन सब सेवाओं को, 102 से ज्यादा सेवाओं को घर पहुंच सेवा के तहत प्रदान किए जाएंगे। जैसे उनका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र है, मूल निवासी प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, टैक्स पटाने की व्यवस्था या व्यावसायिक लाइसेंस जो लेते हैं, उन सब चीजों का घर पहुंच सेवा के तहत उनको उपलब्ध कराया जाएगा। और हमारे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए धन्वंतरी मेडिकल स्टोर की व्यवस्था हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे की। सारे निकायों में इसकी व्यवस्था की है। नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में जनसंख्या के आधार पर हम लोगों ने उनकी संख्या ज्यादा रखी है और उसमें 50 से 60% कम रेट पे ब्रांडेड दवाएं मिल रही है। इससे हमारे गरीब लोगों को, जो मरीज लोग हैं, उनको सीधे लाभ मिल रहा है।
नगरीय निकाय क्षेत्र में जल आवर्धन योजना के हमने टैंकर मुक्त करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया था। सारे निकायों को लगभग टैंकर मुक्त किया जा चुका है और कहीं कोई थोड़ी बहुत दिक्कत है, जो छोटे मजरे टोले हैं निकायों में, उनमें भी 200 करोड़ रुपया का प्रावधान उनको टैप वाटर के माध्यम से, नल के माध्यम से घर पहुंचाने के लिए दी गई। जल आवर्धन योजनाओं के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निकाय क्षेत्रों के लिए किया है। सड़कों के लिए, लाइटों के लिए, ये सब चीजें माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में किया गया है। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा बजट ये जो है हमारे प्रदेश में आया है जी। और जो हमारे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत जो हमारी कुपोषित माताएं होती थी, बच्चे होते थे, उनके सुपोषण के लिए बस्तर है, सरगुजा जैसे अंचलों में ज्यादा दिक्कतें होती थी, वहां पे उनके सुपोषण की योजना प्रारंभ की गई है। हमारे विधायकों का जो निधि होती है उसमें वृद्धि की गई, जिसे हर क्षेत्रों में विकास के काम होंगे। तो ये बहुत सारी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा बजट हमारे प्रदेश के लिए आया है। और जो हमारे जिला पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, जनपद के प्रतिनिधि होते हैं, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि जो होते हैं हमारे, उनका मानदेय बढ़ाया गया है, उनको विकास निधि दी गई है, जो पूरे राज्य गठन के बाद ये पहली बार हुआ है। आज देख लीजिए, कर्मचारियों में खुशी की लहर है, किसानों में खुशी की लहर है और कर्मचारियों में के चेहरे में भी खुशी की लहर है। आज कर्मचारी लोग मेरे क्षेत्र के भी आए थे, उन लोगों ने यहाँ होली जैसा रंग गुलाल खेलकर अपना त्योहार जैसे आज इस बजट को मनाया है। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और दूसरा, कोई नया टैक्स हमारी सरकार ने आरोपित नहीं किया है और ये सरप्लस बजट है। सरप्लस बजट पेश करने वाला पहला मुख्यमंत्री है जो पिछले साल की अपेक्षा भी राशि बढ़ाई गई है और ये सरप्लस बजट है। इसका लाभ हमारे प्रदेश के आम लोगों को मिलेगा और सभी वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। चलिए, जैसे आप बता रहे हैं मंत्री जी, इसमें अर्थशास्त्रियों से जैसे बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि एक अर्थशास्त्री के नज़रिए से देखें तो भी इसमें एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन दिखता है और आने वाले भविष्य, यानी यहाँ के छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले स्टूडेंट्स, उनको लेकर के भी एक बड़ी राहत है। इनके बारे में विस्तार से आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट पेश कर दिया है और भूपेश कैबिनेट ने जिस तरीके से कैबिनेट की मीटिंग के बाद ये संकेत दिया था कि राहतों रियायतों वाला ये बजट होगा, उसी तरह का बजट दिखाई पड़ा है। आज हमारे साथ में इस पर बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के डॉक्टर शिव डहरिया साहब मौजूद हैं। डॉक्टर डहरिया, जिस तरीके से हमने बजट को देखा समझा, इसमें 3 वर्गों पर सबसे बड़े ऐलान और घोषणाओं को पाया है। एक के बारे में आपने विस्तार से बताया, वो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो सरकार की पहले दिन से सोच थी, उसको और 2 कदम आगे ले जाया गया। लेकिन अब जिस तरीके के युवाओं को लेकर एक बात थी कि उनको रोजगार की तरफ आप क्या कर रहे हैं, उनको राहत देने की तरफ आप क्या कर रहे हैं, उसमें भी हमने देखा आत्मानंद स्कूल, उसका एक्सपेंशन हो रहा है। और दूसरा हमने देखा प्रतियोगी परीक्षा में, ये बड़ा सराहनीय कदम हुआ है कि जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके शुल्क को माफ किया है। इसके अलावा यूथ को लेकर आप इस बजट में क्या पाते हैं? देखिए, ये बजट जो है हमारे युवाओं के लिए भी एक रोजगार मिशन गठित किया गया है। निश्चित रूप से उसमें हमारे युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और सरकारी नौकरियों के अलावा हम लोगों को सरकारी नौकरियां सीमित है, सबको सरकारी नौकरी दिया जाना संभव भी नहीं है। तो उसमें हमने रोजगार के माध्यम से, उनको स्वरोजगार के माध्यम से किस तरह से वो अपने पैर में खड़े होकर आगे काम कर सके, उसके लिए सरकार ने कदम उठाए हैं और स्वरोजगार की दिशा में लोगों को आगे बढ़ाने का। हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में, पीएससी में या व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षाओं में जो बैठते थे, उन युवाओं के लिए सरकार ने उनका परीक्षा फीस जो होता था वो माफ कर दिया था, परीक्षा फीस माफ कर दिया है। निश्चित रूप से हमारे युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थी हैं, उनके छात्रवृत्ति के लिए, उनके जो छात्रावास हैं, उनके भवनों के निर्माण के लिए स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पिछले भाजपा सरकार के समय में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को 3-3 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिला करती थी। अब ये लगातार छात्रों को इस तरह कोई दिक्कत नहीं है। छात्रावासों में जो सीट है वो भी बढ़ाई गई है और उनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं भी दिया जा रहा है।
हमारे राजीव युवा मितान क्लब योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें युवाओं को 14 से 40 वर्ष तक के युवाओं को उसमें जोड़कर युवाओं के विकास के लिए रोजगार की दिशा में किस तरह काम कर सके, ग्रामीण विकास में किस तरह से काम कर सके और ग्रामीण क्षेत्र के और अन्य कामों में किस तरह से उनका सहयोग हो सके, इसके लिए क्लब गठन किया गया है। प्रत्येक क्लब को 3 महीने में 25,000 और साल भर में 1 लाख रुपया की राशि दी जा रही है, जो युवाओं के विकास के लिए एक बड़ी कदम है। उसके अलावा हमारे जो मजदूर हैं, ग्रामीण कृषि मजदूर हैं, जिनके पास जो भूमिहीन हैं, उनके लिए भी योजना चालू की गई है। राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, हमारे नेता राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। पहले किस्त तक राशि उन लोगों को मिल गई है, 6,000 रुपया सालाना उनके खाते में जा रहा है। निश्चित रूप से ये किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक बड़ी क्रांतिकारी कदम है। हमारे प्रदेश में जो सड़कें हैं, उन सड़कों के लिए राशि दी गई। सुगम सड़क योजना है, उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। जो सुगम सड़क योजना में ई पंजीयन के माध्यम से स्थानीय बेरोजगार युवाओं का पंजीयन करके उनको जो सरकारी भवन तक पहुंचने के लिए जो सुगम सड़क मुख्यमंत्री का नाम से बनाया जा रहा है, उस योजना में हमारे स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जा रहा है। ये एक बड़ी कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, जो एक बहुत अच्छी बात है हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए। युवाओं पर बहुत फोकस किया गया है, हमारे गौठानों पे फोकस किया गया है। किसान, युवा, महिलाओं के लिए भी जो कोष होता है उसमें भी वृद्धि कर दी है। 2022-23 में 30% की वृद्धि इसमें हमारे महिला कोष के बजट में की गई है। तो इसमें महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर, महिलाओं को आगे आने में, महिलाओं के सशक्तिकरण का काम भी इस योजना के तहत होगा। निश्चित रूप से जो हमारी प्रशासनिक कसावट है, उसमें हमारे 5 नए राजस्व जिले जो बनाए जा रहे हैं, 11 नए राजस्व विभाग, 3 नवीन पुलिस चौकी स्वीकृत कर लगभग 1600 नए पद सृजित किए गए, जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा। सभी शासकीय सेवाओं का जिन विभागों में पद रिक्त है, उन रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी करवा रहे हैं। एक अच्छा बजट है और आने वाले समय में प्रदेश के सारे लोगों के लिए इसका लाभ मिलेगा। हमारे वकीलों के जो सरकारी वकीलों को उनका मानदेय में भी वृद्धि की जा रही है। तो आज हर वर्ग को कुछ ना कुछ इस बजट से मिला है जी। और आने वाले समय में हम इसमें और बेहतर करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मध्यम पुल जो है वो 236 करोड़ रुपया उसके लिए किया गया है। लोक निर्माण विभाग का बजट जो 6636 करोड़ बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में 16,000 करोड़ से ज्यादा के कार्य अभी प्रगतिरत हैं। तो इसका लाभ जो हमारी सड़कें, हमारे पुल पुलिया से लेके सारी चीजों को, शहरी क्षेत्रों का भी, ग्रामीण क्षेत्रों का भी, प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए भी राशि रखी गई है, ताकि केंद्र की राशि तो अभी मिल नहीं रही है, हमारे राज्य की जो राज्यांश से मिलने वाले पैसों से उसका काम किया जा रहा है। हमारे शहरों में मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत बहुत सारे लोगों को जिनका खुद का जमीन है उनको मकान बनाने के लिए सरकार राशि दे रही है, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है। और मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत जो लोग हैं उनको भी दे रहे हैं हम, और उसमें हम अब किराएदार लोगों को भी शामिल कर रहे हैं। किराएदार लोग जो मकान के लिए मांग करते थे, उनको कहीं मकान नहीं मिल पाता था, उनको भी इस योजना में हम लोगों ने शामिल कर लिया है। तो एक निश्चित रूप से गरीबों के लिए एक बड़ी योजना इसके तहत मिली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच जो है, आप देख लीजिए पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी, नगरीय निकाय के क्षेत्र में भी। नगरीय निकाय में आपने देखा लगातार 3 साल तक हम लोग स्वच्छता में पहले नंबर में पूरे देश में आ रहे हैं। ODA प्लस में भी पूरे देश में हम पहले नंबर में आए हैं। प्रधानमंत्री आवास निर्माण में अच्छी गुणवत्ता के निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी पहले नंबर का माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में जो विकास के काम हो रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। लोगों को रोजगार के अवसर, हमारे ट्राइबल क्षेत्रों में जो
वहाँ जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनको भी रोजगार के माध्यम से उनके जो काम होते हैं उनसे जोड़ा गया है। आप देख लीजिए पूरे बस्तर में, सरगुजा में जो ट्राइबल एरिया है उन क्षेत्रों के विकास के लिए और वहाँ के हमारे आदिवासी भाइयों को रोजगार के माध्यम से किस तरह से हम लोग जोड़े हैं। जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र में जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं का अच्छा से क्रियान्वयन हो, उसके लिए भी हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जिससे हमारे आदिवासी अंचल के युवाओं को रोजगार का अवसर मिल रहा है। और बस्तर में जो नक्सलाइट एरिया थे वहां तक लोगों को घर पहुंच अच्छा काम मिल रहा है, तो इसका लाभ हमारे प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। मंत्री जी, हर बार जो है 4 सालों से हम देख रहे हैं कि कितना बदला है, कितना बदलाव आया। एक जो ब्रीफकेस लाया जाता था वो आज सारे देश में सर्वाधिक चर्चा का विषय रहा। गोबर से बना हुआ ब्रीफकेस और उस पर लिखा भी हुआ था, संस्कृत में एक जो उक्ति लिखी है कि जो गोधन, जिसको आपने गोधन का एक संज्ञा दी है, उसमें लिखा है कि उसी में लक्ष्मी का वास है। इसने अपने आप में सब कुछ कह दिया कि जो पहले दिन से सरकार की सोच थी, जो अवधारणा थी, उसका एक्सटेंशन इसमें दिखाई पड़ेगा। और दूसरा, आपने एक नवा रायपुर में जो अटल नगर है उसके लिए भी हमने मुख्यमंत्री जी को सुना, उन्होंने कहा कि वो बनाकर छोड़ा गया है, वहां पर भी अब बसाहट की जिम्मेदारी हमारी। बहुत संक्षेप में इनके बारे में बताएं। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, नए रायपुर क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी भी हमारी है और नए रायपुर क्षेत्र के जो हमारे किसान है बीच में आंदोलन कर रहे थे। ये जो आंदोलन इसलिए कर रहे थे कि पिछले भाजपा की सरकार ने उन लोगों को जो वादे किए थे उन लोगों को वादे पूरे नहीं हो पाए थे। हम लोगों ने जो 8 मांगे किसानों ने की थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन लोगों की मांग मानी जानी चाहिए और 6 मांगे हम लोगों ने पूरी कर दी। उन जहां रहते हैं वहां उनको पट्टा देंगे, उनके जो स्थानीय जो प्रभावित लोग हैं उनको 60% जो स्थानीय अवसर पे रोजगार का अवसर देना है वो देंगे, और जो दुकान और गुमटियों का आवंटन है वो पूरा अभी जो बचा है वो सिर्फ प्रभावित किसान है उनको देंगे, और 2500 स्क्वायर फीट तक उनको भूखंड आवंटन की जो प्रक्रिया वो भी करेंगे। 1200 स्क्वायर फीट है वो भी दे रहे हैं। तो लगभग किसानों को सभी मांगे मान ली गई है। और जल आवर्धन योजना के तहत हमारे समोदा डायवर्सन का पानी जो आता है उसके लिए प्रावधान किया है। नया रायपुर क्षेत्र में सीधे पेयजल उपलब्ध हो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीला तक पानी लाने की व्यवस्था, नदी से सीधे यहाँ तक करने की जो व्यवस्था की है। निश्चित रूप से हम नया रायपुर को एक अलग स्वरूप हमारी सरकार दे रही है और वहाँ की बसाहट कैसे हो, बसाहट में लोगों को सुविधाएं कैसी मिले। अभी मुख्यमंत्री निवास भी वहीं बन रहा है, मंत्रियों का निवास भी वहीं बन रहा है, विधानसभा भी बन रहा है, राज्यपाल का भी बन रहा है, विधायकों का भी, अधिकारी कर्मचारियों का भी बन रहा है। तो नया रायपुर क्षेत्र की बसाहट अच्छी हो और वहाँ पे जो मूलभूत सुविधा जो मिले वो गुणवत्तापूर्ण मिले, अन्य राज्यों की अपेक्षा अच्छे वहाँ सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम कर रही है। चलिए, तो इस बजट का आने वाले भविष्य के ऊपर असर और जिस तरह से गढ़ने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, प्रदेश को जिस अंदाज में गढ़ने का काम कर रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गांव, गरीब, किसान और गोबर से बने उत्पादों की एक के बाद एक रेंज बढ़ती है और उसकी उपयोगिता, इस दिशा में प्रदेश आगे बढ़ेगा। स्वर्णिम छत्तीसगढ़ निर्माण की तरफ जिस तरीके से बार बार दावा है उस तरफ आगे बढ़ेगा, ये उम्मीद इस बजट से पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालकर इस बजट पर अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद।